चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसे मैं हमेशा से जानता था। चिंटू। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मा चिंटू हमेशा खुश और खेलकूद में मग्न रहता था। चिंटू एक सज्जन परिवार में जन्मा घर का इकलौता लड़का था। चिंटू के पिता एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और उसकी माँ घर की देख रेख करती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। किसी प्रकार से घर की ज़रूरतें पिता की नौकरी की वजह से पूरी हो रही थीं। छोटे से गांव में कुछ खास करने को भी नहीं था, लेकिन एक बच्चे के तौर पे चिंटू को हमेशा लगता था कि उसके पास सब कुछ है। हालांकि गांव में कोई अच्छा मैदान नहीं था जहां कोई पेशेवर खेल खेला जा सके, तो पूरा गांव ही चिंटू और उसके दोस्तों के लिए खेल का मैदान था। वो क्रिकेट खेलते और लकड़ी के फट्टे का बैट बना लेते, रबर के पहिए का विकेट बना लेते और जूते चप्पल के बगैर ही वो सारा दिन इधर उधर भागते रहते। जूते चप्पल पहनना बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो चप्पल भी सिर्फ तभी पहनते थे जब वो स्कूल जाते थे। खुद के खिलौने खरीदना तो दूर, चिंटू और उसके दोस्तों के विचारों में भी नहीं था। टूटे रेडियो, फिके हुए बर्तन, साइकिल के पहिए, पत्थर, गांव के जानवर और कुछ भी या सब कुछ उनके लिए खिलौना बन जाता था। चिंटू को लगता कि उसके पास वो सब है जो उसे चाहिए और वो खुश है, क्योंकि उसी प्रकार से वो पल और बढ़ रहा था और अपने आसपास के बच्चों को बढ़ते हुए देख रहा था। लेकिन जैसे जैसे चिंटू बड़ा हुआ, उसे कुछ महसूस होने लगा। पहले चिंटू मीलों नंगे पैर कीचड़ में भी दौड़ लेता था और उसके पैर के तलवे का कीचड़ उसको बहुत मुलायम मालूम पड़ता था। सिर्फ तब जब उसके पैर में कोई कंकड़ या पत्थर चुभता था, उसे पता चलता था कि उसने चप्पल नहीं पहनी है। कभी कभार तो चिंटू हंसता खेलता अपने साइकिल के पहिए के साथ मीलों दूर तक निकल जाता था और उसको पता भी नहीं चलता था। लेकिन एक दिन चिंटू ने अपने एक दोस्त को BSA SLR बाइसिकल पर आते हुए देखा। चिंटू अपने घर पे लगे ब्लैक एंड वाइट टीवी पर आइसक्रीम के ऐड देखता और अपने पापा से विनती करता कि वो उसको वो आइसक्रीम दिलाएं, लेकिन उसकी विनती हर बार खारिज कर दी जाती, ये कहकर कि आइसक्रीम उसके दांतों के लिए अच्छी नहीं है। और यह सुनकर चिंटू ये मान लेता कि आइसक्रीम उसके दांतों के लिए अच्छी नहीं है और उसकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। हर साल एक नए शर्ट और एक पैंट का जोड़ा चिंटू के लिए सिलवाया जाता। अपने नज़दीकी टेलर से सिलवाए उन कपड़ों को वो सिर्फ तीज या त्यौहार पर ही पहनता। और एक दिन वो अपने दोस्त को एक टी-शर्ट जिस पर ही मैन छपा हुआ था पहने देखता। वो टूटी बाटा की चप्पल पहनता जिसकी बद्दियों को पिन की मदद से नीचे से रोका जाता। एक दिन वो अपने दोस्त को सफ़ेद चमकीले पीटी शूज़ में देखता। हर साल जैसे ही स्कूल में एक नया सेशन शुरू होता, वो अपने कज़िन भाइयों और बहनों की पुरानी किताबें लेकर अपनी क्लास में पढ़ाई करता और पाता कि उसके दोस्तों ने नई किताबें ले रखी हैं। और जब भी चिंटू के स्कूल की पैंट छोटी हो जाती या टाइट हो जाती, चिंटू की माँ उसकी सिलाई उधेड़ कर उसे ढीला कर देती। लेकिन चिंटू पाता कि उसके दोस्तों ने नया पैंट खरीद लिया। और जैसे जैसे चिंटू बड़ा हुआ, बच्चे से एक लड़का बना, उसे रियलाइज़ होता गया, उसे ये महसूस होता गया कि वो बहुत कुछ अपने माँ बाप से नहीं मांग सकता, क्योंकि उसको लगने लगा कि उसके माँ बाप के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो उसके सपने पूरे कर सकें। और जैसे ही चिंटू 7 साल का हुआ, उसके दादा ने उसको एक बांसुरी गिफ्ट की और उसको सिखाया भी कि इस बांसुरी को कैसे बजाया जाए। दादा के दुनिया से जाने के बाद चिंटू बांसुरी की प्रैक्टिस रोज़ करता, कभी पेड़ के नीचे तो कभी नदी के किनारे, और वो उसमें बहुत आनंद लेता। ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं था कि चिंटू इतनी अच्छी बांसुरी बजा लेता है। और एक दिन 10 अगस्त 1993 वाले दिन, जब चिंटू के स्कूल के प्रिंसिपल ने कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया ताकि वो इंडिपेंडेंस डे पर बांसुरी बजा सके, तो चिंटू ने भी अपना हाथ बहुत उल्लासित होकर खड़ा किया। इस अवसर को लेकर चिंटू बहुत खुश था
और कहीं ना कहीं वो सोचता था कि वो इस माध्यम से अपने दादाजी को एक श्रद्धांजलि दे सकता है। चिंटू ने दृढ़ किया कि वो अपने माँ बाप को भी इनवाइट करेगा और उन्हें सरप्राइज़ देगा अपने स्टेज पर बांसुरी बजाकर। और वो दौड़ता हुआ अपने प्रिंसिपल के रूम में गया और उनसे बोला कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। चिंटू के प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है चिंटू, तुम कल रिहर्सल के लिए स्कूल आना और अपने साथ 22 रुपये लेके आना, क्योंकि तुम्हें मेटल फ्लूट ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्टेज पर सारी फ्लूट्स जो भी बच्चे बजाएं वो एक जैसी दिखें। अब चिंटू के पास पुरानी बांसुरी जो कि लकड़ी की थी और उसके दादा ने उसको दी थी, उसके लिए लकड़ी की या फिर मेटल की बांसुरी में कोई डिफरेंस नहीं था। और मेटल की कोई बांसुरी भी होती है इस बात का चिंटू को पता भी नहीं था। अपने पिता से 22 रुपये मांगना चिंटू के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था और वो कहीं ना कहीं समझ गया था कि वो इस फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। यही सोचकर चिंटू ने अपने पिता से पूछा तक नहीं कि उसको 22 रुपये की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये पता था कि एक बांसुरी के लिए 22 रुपये खर्च करना एक लग्जरी है, एक ऐसी लग्जरी जो उसके लिए नहीं बनी है। उसने महसूस किया कि उसको हवा में नहीं उड़ना है और अपने पैर उतने ही पसारने हैं जितनी उसकी चादर है, और उसको लगने लगा कि वो अपने सीमा में रहकर, अपने दायरे में रहकर अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जी सकता है। लेकिन उसी दिन कुछ अलग हुआ। एक सपने का जन्म हुआ, एक सपना, बेहतर ज़िंदगी जीने का सपना, एक ऐसा सपना जिसके बारे में चिंटू को अब तक पता भी नहीं था। चिंटू को लगा कि अगर 22 रुपये उसके सपने को मार सकते हैं तो 22 रुपये उसके सपने को बचा भी सकते हैं। उसके दिमाग में बार बार वो स्टील की फ्लूट घूमने लगी और वो दौड़ता हुआ अपने पिता के पास गया और अपने पिता को उसने गले से लगाया और उनसे बोला, पापा, मुझे अपनी लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बनना है। और चिंटू के पापा ने उसको बोला कि बेटा, मुझे वो दिन देखना है। और ठीक उस दिन के बाद से चिंटू वो पुराना चिंटू नहीं रहा। वो हर एक चीज़ को गौर से देखने लगा। वो कौन सी चप्पल पहने हैं, कौन से जूते पहने हैं। वो देखने लगा कि वो किस बैट से खेल रहा है और बाकी बच्चे किस बैट से खेल रहे हैं। वो किस तरीके की शर्ट पहने हैं और बाकी बच्चे किस तरीके की शर्ट पहने हैं। और उस दिन उसे रियलाइज़ हुआ कि एक लकड़ी के फ्लूट में और एक स्टील की फ्लूट में क्या फ़र्क होता है। और जैसे जैसे समय बीतता गया, चिंटू की एक नई हॉबी सामने आई। पुरानी मैगज़ीन्स, पुराने न्यूज़पेपर्स और पुराने आर्टिकल्स में से बाइक्स, कार्स और अलग अलग प्रकार की लग्जरी चीज़ों की फ़ोटोज़ को कलेक्ट करने की हॉबी। और एक दिन ऐसे ही किसी मैगज़ीन को पलटते पलटते उसने एक स्टील फ्लूट की भी इमेज को ढूंढ लिया और उस स्टील फ्लूट को उसने अपनी दीवार पर चिपका दिया, अपने ही सामने। उन्हीं पिक्चर्स को और पोस्टर्स को देखते देखते वह बड़ा होता गया। धीरे धीरे उन पोस्टर्स का कलर फीका पड़ता गया, उन पे धूल सी चढ़ गई और वो कहीं दीवार पे पीछे ही चिपके रह गए। बंगला और कारों के सपने, कैटलॉग्स, टाइम टेबल, सिलेबस, इम्पॉर्टेंट नोट्स जैसी चीज़ों के पीछे ढक गए। वहीं कहीं ढेर सारे कागज़ों के पीछे एक लाल फरारी और स्टील की फ्लूट झांक रही थी। और धीरे धीरे उसके बाकी के दोस्त भी गांव छोड़कर बाहर जा रहे थे अपनी एजुकेशन के लिए या फिर नौकरी करने के लिए। और चिंटू को महसूस हुआ कि इस छोटे से गांव में वो कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर सकेगा, वो नहीं पा सकेगा जो वो अपनी लाइफ में पाना चाहता है। और उसके कई दोस्तों की तरह चिंटू ने MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया और वो एग्ज़ाम दिया और उसने वो एग्ज़ाम पास भी कर दिया। लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए। तो फ़ीस देने के लिए उसने अपनी जीवन का पहला लोन लिया, एजुकेशन लोन। और चिंटू अपनी MBA की जर्नी शुरू करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। और शहर आकर उसने एक रेस को देखा, एक दौड़। शहर आकर उसने एक अलग ही दौड़ को देखा, सक्सेसफुल होने की दौड़, कॉर्पोरेट लैडर पर सबसे ऊपर चढ़ने की दौड़।
शहर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में उसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन भारी भरकम शब्द जैसे CEO, CFO, VP सब सुनकर उसे ये रियलाइज़ हुआ कि एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए, एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए, संपत्ति क्रिएट करने के लिए उसे एक करियर बनाना ज़रूरी है। उसे रियलाइज़ हुआ कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए, संपत्ति अर्जित करने के लिए एक सक्सेसफुल करियर बनाना बहुत ज़रूरी है। और उसको ये विश्वास होने लगा कि MBA की डिग्री उसका सारा जीवन बदल देगी, उसे वो हासिल करने में मदद करेगी जो वो हासिल करना चाहता है। और देखते ही देखते समय आ गया कैंपस प्लेसमेंट का, जॉब इंटरव्यू का। उसने अपने दोस्त से टाई, बेल्ट, पैंट और शर्ट उधार ली और वो पहनकर वो महसूस करने लगा कि हाँ, उसकी लाइफ बदल रही है। वो टाई उस पर इतनी जच रही थी कि उसने तुरंत ही एक फ़ोटो ली और अपने माँ बाप को भेजी। वो महसूस कर पा रहा था कि वो टाई उसके करियर को सही दिशा में लेकर जा रही है, वो ऐसा महसूस करा रही है। चिंटू ने जॉब इंटरव्यू क्रैक कर लिया और एक MNC में नौकरी पा ली। 22,000 रुपये की नौकरी उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और सबसे पहला काम उसने किया कि उसने अपने पापा को फ़ोन किया और बोला कि पापा, अब वो दिन दूर नहीं है कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा। और एक एक करके उसके सारे परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार उसको कॉल करके उसे बधाइयाँ देने लगे। चिंटू अब 7वें आसमान पे था और सोच रहा था कि जीवन इससे बेहतर नहीं हो सकता। चिंटू अपने पुराने दिनों को याद करने लगा और सोचने लगा कि एक समय था कि वो एक स्टील की फ्लूट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, और वो उस समय को धन्यवाद देने लगा क्योंकि उसी समय की वजह से उसने खुद को पुश किया और इस मुकाम तक पहुंचाया। उसने याद किया अपने सपनों को जो उसने अपने घर की दीवार पे चिपका रखे थे, वो पोस्टर, गाड़ी और बंगले। और उससे भी महत्वपूर्ण उसने याद किया वो प्रॉमिस जो उसने अपने पापा से किया था कि वह एक सक्सेसफुल, एक बहुत बड़ा इंसान बन के दिखाएगा। फाइनली चिंटू मुंबई पहुंचा। वो इस बड़े से शहर में अपने बड़े बड़े सपने लेकर आया और उसने हर जगह एक भीड़ को देखा, इधर उधर भागती हुई भीड़। उसने लंबी लंबी लाइनें देखी, हर एक काम को करने के लिए एक लाइन। उसका ऑफिस मुंबई के एक शहर अंधेरी में था और उसका कमरा मीरा रोड पे, जो कि ऑफिस से काफ़ी दूर था, लेकिन वो सिर्फ उतने ही पैसे अरेंज कर सकता था अपनी सैलरी से जिससे वो मीरा रोड पर ही मकान अफोर्ड कर सकता था। और उसने मीरा रोड से अंधेरी का रोज़ का सफ़र शुरू कर दिया लोकल ट्रेन में। और उसको ये महसूस हुआ कि ये काम इतना आसान नहीं था। रोज़ घंटों ट्रेन में धक्के खाना और घर से निकलना और वापस घर आना उसके लिए बहुत थकान देने वाला काम था। काम शुरू हुआ, महीना बीत गया और चिंटू की पहली सैलरी उसके अकाउंट में आई। उसने पूरी की पूरी सैलरी अपने अकाउंट से निकाल कर अपने हाथ में पकड़ी और महसूस किया कि 22,000 रुपये हाथ में पकड़ने में कैसे महसूस होते हैं। अपने जीवन में पहली बार चिंटू अपने हाथ में इतने सारे पैसे पकड़े था और वो याद करता कि एक समय था जब वो 22 रुपये की एक बांसुरी तक नहीं खरीद पा रहा था, लेकिन अब वो 22,000 रुपये अपने हाथ में पकड़े हुए है। उसने महसूस किया कि वो शायद अपने लाइफ में बहुत ऊंचे मुकाम पर आ चुका है और उसी दिन से उसे लगने लगा कि उसने वो पा लिया है जो वो हमेशा से पाना चाहता था और वो एक कंफर्ट जोन में चला गया। The poverty of aspirations is what keep a human being poor. छोटी उपलब्धियों से खुश हो जाना और बड़ी इच्छाओं को त्याग देना इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। वो इसको गरीबी की तरफ धकेल देती है। दूसरे महीने का पहला वीकेंड यानी छुट्टी का दिन, चिंटू अपने घर से निकलता है और एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाता है, AC का अनुभव करता है और पहली बार अपनी लाइफ में वो 5 स्टार होटल का खाना खाता है। वो सुपरमार्केट से ग्रोसरी भी ख़रीदता है और आखिरकार चिंटू एक मॉल के सामने खड़ा हो जाता है और उन ब्रांड्स को देखता है जो वो अक्सर अपने दोस्तों के मुंह से सुना करता था अपनी MBA के कॉलेज में। और मॉल जाकर वो 2 नई शर्ट, 2 नई टाई और 2 नए ट्राउज़र्स ख़रीद लेता है और वो ब्रांडेड जूते भी ख़रीदता है। और क्योंकि चिंटू के पास पैसे भी थे,
वो एक ऑटो रिक्शा भी अफोर्ड कर सकता है और पूरे शहर में घूम सकता है। पूरा दिन घूमने फिरने के बाद थक कर जब चिंटू घर आता है और वो अपने घर पे सोफे पर बैठता है तो वो रोने लगता है और ये महसूस करता है कि नए बाटा के शूज़, लेदर के शूज़ कितने मखमली हैं, कितने आरामदायक हैं उन चप्पलों से जो वो बचपन में पहना करता था। और पूरा दिन एक ऑटो रिक्शा में घूमना, शहर का अनुभव करना बाइसिकल से निश्चित रूप से बेहतर था। अपने कमरे में एक पंखा होना काफ़ी हद तक बेहतर था पंखा ना होने से। वो याद करता है सुपरमार्केट में एक ट्रॉली पर शॉपिंग करना काफ़ी बेहतर था लाला जी की दुकान से सामान खरीदने के, जो कि वो बचपन में करता था। यही सोचते सोचते वो अपनी माँ को कॉल करता है और उनसे कहता है कि मुंबई में लाइफ बहुत अच्छी है माँ, यहाँ तो आटा भी ब्रांडेड है, यहाँ हमें चक्की पे जाकर आटा नहीं पिसवाना पड़ता, यहाँ पे मॉल में ही आटा मिल जाता है। चिंटू जिस प्रकार से सारी जिम्मेदारियों को उठा रहा था, चिंटू के माँ बाप ने पहले ही उसके लिए एक लड़की देख रखी थी जो कि उसके ही गांव से बिलोंग करती थी। और देखते ही देखते कुछ साल बाद चिंटू शादी कर लेता है और चिंटू अपनी पत्नी के साथ मुंबई में ही रहने लगा। शुरुआती दिनों में मुंबई में मूवीज़ देखना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, ये सब नॉर्मल था और वो दोनों ही बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन महीने की 15 तारीख आते आते चिंटू काफ़ी चिंतित हो गया और वो अपने वॉलेट में देखने लगा कि उसकी सैलरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ है और उसके वॉलेट में पैसे भी नहीं बचे। और उस दिन उसने महसूस किया कि उसे खर्चे सोच समझ के करने होंगे। 22,000 रुपये की सैलरी लेकर चिंटू को पहले कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये पैसे कम हैं और उसे हमेशा यही लगता था कि 22,000 रुपयों में बहुत अच्छा जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि वो अपने जीवन को अपने गांव के जीवन से कंपेयर कर रहा था। लेकिन ये सोचने के बजाय कि वो कम पैसे कमा रहा है, वो ये सोचने लगा कि उसको अपने खर्चे बचाने होंगे। वीकेंड्स में कोई ऑटो लेकर ऑफिस जाने के बजाय या कहीं घूमने के बजाय वो लोकल ट्रेन का ही यूज़ करने लगा, क्योंकि उसको लगता था कि वीकेंड्स में भीड़ कम होती है तो ट्रेन्स का यूज़ करना ज़्यादा ठीक रहेगा। ऑटो रिक्शा में पैसे खर्च करने के बजाय वो पैदल ही वॉक करना प्रेफर करने लगा और अपनी पत्नी को लेकर भी वो ऑटो के बजाय लोकल ट्रेन में ही सफ़र करने लगा और वो इसी में मज़ा ढूंढने लगा। लोकल ट्रेन से उतरकर शहर के सबसे बड़े मॉल में जाकर ब्रांडेड कपड़ों के साथ सेल्फ़ी लेना और उन्हें फेसबुक पर अपलोड करना, वो इस चीज़ को लग्जरी समझने लगा। और इस पर उसके दोस्त भी कमेंट करते हैं कि चिंटू तू तो बड़ा आदमी बन गया यार। उन कमेंट्स को देखकर चिंटू को फिर से ये लगने लगा कि उसने सच में कुछ अचीव कर लिया है। वो सालों सालों वेट करने लगा कि जब ब्रांड्स पर कोई सेल्स आएगा या डिस्काउंट होगा तब वो मॉल जाएगा और वो कपड़े ख़रीदेगा। और वो अपनी पत्नी के साथ मॉल जाता और उन लोगों का मजाक उड़ाता जो बिना सेल्स पर कपड़े ख़रीदते हैं या फिर महंगे कपड़े ख़रीदते हैं। और जब भी उसकी पत्नी किसी नई गाड़ी पर इशारा करती और उससे कहती कि ये बाइक ख़रीदो, तो वो ये एक्सक्यूज़ देता कि मुंबई जैसे शहर में बाइक ख़रीदना या बाइक चलाना सेफ़ नहीं है। और अगर उसकी पत्नी उसे कोई कार दिखाती तो वो कहता कि सिर्फ हम दोनों के लिए एक कार ख़रीदना क्यों ज़रूरी है, इतना पेट्रोल वेस्ट क्यों करें हम कार पर। चिंटू के मन में धीरे धीरे एक अलग ही तरह का घमंड पनपने लगा। वो ख़ुद को स्ट्रीट स्मार्ट बोलने लगा बजाय गरीब कहने के। वो ख़ुद को स्मार्ट समझने लगा और अपने कलीग्स को एडवाइसेस देने लगा कि उन्हें कैसे पैसे बचाने चाहिए। और अपने दोस्तों से कहता कि वो बेवकूफ़ हैं जो इतनी सारी महंगी महंगी चीज़ों पे अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। उनसे कहता कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते मैं फिर भी इतनी महंगी चीज़ें नहीं ख़रीदता। उनसे कहता कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते मैं फिर भी इतनी महंगी चीज़ें नहीं ख़रीदता। और उनके सामने ही वो ये बोलने लगा कि अपने इतने बड़े सपने थोड़ी ना हैं, अपने तो छोटे सपने हैं। और ये तर्क उसका एक आम तर्क बन गया। वो हर बात पर यही कहता कि अपने तो इतने बड़े सपने नहीं हैं। मन ही मन उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की गरीबी जन्म ले रही थी, जिसके बारे में उसको भी नहीं पता था। वजह इसके कि वो अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने की कोशिश करे और मेहनत करके और पैसे कमाए। वह ये सोचने लगा कि कैसे वो पैसे बचाए
और कैसे वो अपने खर्चों को कट ऑफ करे, अपनी ज़रूरतों को कम करे। ऐसे ही ऐसे साल बीत गए और चिंटू ने एक बैंक लोन लिया और उस बैंक लोन से एक घर ख़रीद लिया, एक बड़े से शहर मुंबई में अपना ख़ुद का घर। चिंटू को एक बेबी भी ब्लेस हुआ उसके, और जब उसका बच्चा 6 साल का हुआ, चिंटू ने उसे सिखाया कि कैसे बांसुरी बजाई जाती है। चिंटू ने अपने बच्चे को भी वही सेम बांसुरी दी जो वो खुद बजाता था जब वो बच्चा था। और वो बांसुरी देते वक्त उसने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, ये वही बांसुरी है जिसकी वजह से मैं आज इतना बड़ा आदमी बना। मैं उस छोटे से गांव से निकलकर एक शहर में आया। चिंटू को अभी तक ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि उसने अभी तक वो हासिल नहीं किया है जो वो एक्चुअली में हासिल करना चाहता था। और एक दिन चिंटू अपने बच्चे को स्कूल छोड़ते हुए अपने ऑफिस जा रहा था। वह ट्रैक क्रॉस कर रहा था, एक रेलवे ट्रैक। उसकी ट्रेन जो अंधेरी जा रही थी वो एक ट्रैक छोड़कर यानी अगले ट्रैक पर थी और उसको दौड़कर दूसरे ट्रैक पर जाकर वो ट्रेन पकड़नी थी। चिंटू को पता था अगर वो लेट हो गया तो उसका बॉस उसे ऑफिस में लेट आते हुए देख लेगा और अगली बार यानी अगले महीने वो उसकी तनख्वाह काट लेगा। इतने सारे विचारों के साथ चिंटू रेलवे ट्रैक की तरफ दौड़ने लगा और बिना ये रियलाइज़ करे कि उसकी तरफ एक ट्रेन आ रही है, वो ट्रैक क्रॉस करने की कोशिश करने लगा। और एक अनहोनी घटना हुई और चिंटू का एक ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया। आखिर चीज़ उसे बस यही याद थी कि उसको एक झटका लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे ये महसूस हुआ कि उसके पास उसका शरीर नहीं है। वो बहुत हल्का महसूस कर रहा था और उसको लगा कि वो ज़मीन पर भी नहीं है। वो अपने आसपास किसी को भी नहीं देख पा रहा था। हर तरफ, चारों तरफ धुंध और अंधेरा। उसको कोई नहीं सुन पा रहा था। वो चिल्लाया, वो चीखा, वो चिल्लाया कि उसकी कोई मदद करे, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माँ और अपने पिता सबको पुकारा, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं सुन पाया। और धीमे धीमे जैसे कोहरा छटा, जैसे काले काले से बादल छटे, उसने पाया कि उसके सामने एक परी खड़ी है। हाँ, एक परी। वो उस परी की तरफ दौड़ा और उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन परी ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन चिंटू ने देखा कि उस परी की आंखों में आंसू हैं। चिंटू ने फील किया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन वो परी पीछे की तरफ मुड़ने लगी और आगे बढ़ने लगी, चिंटू को गाइड करने लगी। चिंटू उसके पीछे पीछे चलता रहा और चलता रहा। वो परी चिंटू को उसके घर की ओर ले गई। चिंटू अपने घर को देखकर आश्चर्य में रह गया और वो भागते हुए अपने घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। वो अपने घर के इस दृश्य को देखकर चौंक गया। वो परी उसके पीछे ही थी, चिंटू को देख रही थी। लेकिन चिंटू अपने घर के माहौल को देखकर बहुत चिंतित हो गया। चिंटू ने देखा कि उसकी पत्नी, उसके माँ, उसके पिता और उसका बच्चा, वो सब लोग बहुत बुरी तरह रो रहे हैं चिंटू की फ़ोटो के सामने। उसकी फ़ोटो पर माला पड़ी है। उसके परिवार के अलावा उसके आस पड़ोस के लोग, उसके रिश्तेदार सब वहाँ पर मौजूद हैं और सब चिंटू के लिए रो रहे हैं। चिंटू अपने बच्चे को और अपने पिता को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें नहीं छू पाता और वो लोग भी उसे फील नहीं कर पाते। और तब चिंटू को ये पता चलता है कि वो मर चुका है। वो पाता है कि वो अब जीवित नहीं है, वो पहले ही दुनिया छोड़ चुका है। चिंटू परी की तरफ देखता है और उससे हाथ जोड़ के विनती करता है, क्या वो अपने परिवार से मिल सकता है। परी उसकी तरफ देखती है और बिल्कुल खामोश रहती है, वो उसे कोई जवाब नहीं देती। इसी दौरान चिंटू के पिता को हार्ट अटैक आता है। वो चिंटू की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और हार्ट अटैक से वो भी अपनी जान गंवा देते हैं। चिंटू ये देखकर अपने पापा की ओर दौड़ता है, चीखता चिल्लाता उनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चिंटू पहले ही मर चुका है और वो उन्हें छू भी नहीं पाता। चिंटू के रिश्तेदार दौड़ते हुए आते हैं और उसके पापा को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। चिंटू भी उनके साथ साथ हॉस्पिटल जाता है और अपने पापा के लिए प्रे करता है। वो देखता है
कि डॉक्टर्स उसके पापा को एडमिट नहीं कर रहे हैं, उनका इलाज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है और ना ही इतने पैसे हैं कि वो अपना इलाज करवा सकें। चिंटू के रिश्तेदार उसके पिता को एक सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उसके पिता अपना दम तोड़ देते हैं। चिंटू अपने पिता की ओर दौड़ता हुआ जाता है और अपने पिता को गले से लगाने की कोशिश करता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन वो अपने पिता को पकड़ भी नहीं पा रहा, वो उन्हें छू भी नहीं पा रहा। वो पूरा प्रयास करता है कि किसी प्रकार से अपने पापा को बचा ले, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। चिंटू को चीखता देख, रोता देख, परी आखिरकार अपना मुंह खोलती है और उसको जवाब देती है और कहती है, चिंटू, इफ़ यू आर बॉर्न पुअर दैट्स ओके, बट इफ़ यू डाई पुअर दैट इज़ नॉट ओके। अगर तुम गरीब पैदा होते हो तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मरते हो तो इसमें तुम्हारी गलती है। अगले ही दिन चिंटू के घर बैंक से कुछ लोग आते हैं एक नोटिस लेकर। हाँ, ये वही लोग हैं जिनसे चिंटू ने एक लोन लिया था, एक घर खरीदने के लिए लोन। और अब चिंटू वहाँ नहीं है, सिर्फ उसकी पत्नी और उसका बच्चा है। चिंटू की पत्नी बैंक अकाउंट चेक करती है और वो पाती है कि बैंक में पैसे भी नहीं हैं कि पूरा महीना खर्चा चलाया जा सके, और अभी तक उसकी सैलरी का भी टाइम नहीं हुआ है। और बैंक ऑफिसर्स चिंटू की पत्नी को सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का समय देते हैं कि पूरा घर खाली कर दे और वो कहीं और चली जाए। और ये सब होते हुए चिंटू देख रहा है, वो मर चुका है, लेकिन परी के मदद से वो सब कुछ देख रहा है और वो साथ ही साथ रो भी रहा है। वो उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। उसका विश्वास जो कि उसको अपनी डिग्री पे था, जो कि उसको अपनी नौकरी पे था, अब धीरे धीरे चकनाचूर हो रहा है। चिंटू देखता है कि रातों रात उसकी पत्नी और उसका बच्चा घर खाली कर रहे हैं। वो अपना सूटकेस और लगेज पैक करके एक नज़दीकी चॉल में जाकर रह रहे हैं। सिर्फ एक कमरा जिसमें एक अटैच्ड टॉयलेट, चिंटू की पत्नी और उसका बच्चा वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो मुंबई जैसे शहर में एक काम ढूंढती है और अपने बच्चे की एजुकेशन में कोई रुकावट ना आए, इसलिए वो एक नौकरी करती है। अगले ही दिन चिंटू की पत्नी बैंक जाती है और अपना पैसा क्लेम करती है जो कि चिंटू के अकाउंट में था। वो देखती है कि उसके अकाउंट में इतना भी पैसा नहीं है कि वो पूरे महीने का खर्चा चला सके। चिंटू की पत्नी की तनख्वाह भी सिर्फ 5,000 रुपये है, जिसमें वो अपने बच्चे की स्कूल फ़ीस भी नहीं भर सकती। 5,000 रुपये की तनख्वाह सिर्फ इतनी ही है कि वो अपने कमरे का रेंट और महीने का खाना खर्चा चला सकती है। इससे ऊपर वो कुछ भी नहीं कर सकती उस सैलरी के साथ। और देखते ही देखते चिंटू के बच्चे को भी उसके स्कूल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसकी माँ उसकी फ़ीस नहीं भर पाती। और यह देखकर चिंटू सबसे ज़्यादा निराश होता है। चिंटू की पत्नी अपने बच्चे से कहती है कि बेटा, हमारे पास इतने ही पैसे हैं कि हम खाना खा सकें और एक छत के नीचे रह सकें। हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते अभी। और उस दिन यही सब देखते हुए चिंटू को ये रियलाइज़ होता है कि पैसे कमाना क्यों ज़रूरी था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है, अब चिंटू इस दुनिया में नहीं है। चिंटू अपने घर जाता है और एक लकड़ी का डब्बा खोलता है और उसमें अपनी लकड़ी की बांसुरी पाता है। और उस बांसुरी को छूते हुए चिंटू बोलता है कि काश मैंने सपने देखना बंद ना किया होता, काश मैं लगातार सपने देखता। चिंटू पाता है कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा दोनों गांव जा रहे हैं और वो उसी घर में रहने जा रहे हैं जहाँ पे चिंटू पला और बड़ा हुआ। चिंटू पाता है कि उसका बच्चा भी अब उसी स्कूल में जा रहा है जहाँ पे चिंटू पहले पढ़ा करता था, वही गांव का स्कूल। चिंटू अपने बच्चे को देखकर, जो कि उसी स्कूल में जाता है जहाँ वो पढ़ता था और उसी घर में रहता है जहाँ वो रहता था, वही खेल खेलते हुए देखता है जो वो खेलता था। उन्हीं गलियों में दौड़ते हुए देखता है जहाँ वो दौड़ता था, उसी लेक के किनारे बैठा देखता है जहाँ वो बैठता था, और उसी पेड़ के नीचे बैठा देखता है जहाँ वो बैठता था। उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी जॉब ने, उसकी नौकरी ने उसे कुछ भी नहीं दिलाया, और दरअसल उसकी वजह से
सब कुछ वहीं आकर ठहर गया जहाँ से शुरू हुआ था। चिंटू अपने बच्चे को बांसुरी बजाता देखता है उसी पेड़ के नीचे, और चिंटू भी वहाँ पर बैठ जाता है। वो अपने बच्चे से बहुत कुछ कहना चाहता है, उसे बहुत कुछ समझाना चाहता है, लेकिन वो हेल्पलेस है, वो उससे कुछ भी नहीं कह पाता। चिंटू का बेटा जो कि बांसुरी बजा रहा है, वो अपने पिता को याद कर रहा है, वो रो रहा है और अपने पिता से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। यह देखकर चिंटू भी रो आता है और वो भी कुछ नहीं कर पाता। और इसी बीच वो परी वापस आती है और चिंटू से एक बात कहती है, Sometime people spend years and thousands of miles thinking they have worked very hard and they have done enough for their families, but they are actually running only in circles and often realizes this when it is too late. इसका मतलब लोग अक्सर अपने जीवन में सालों सालों मेहनत करते हैं और वो ये सोचते हैं कि उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन सत्य तो ये है कि वो सिर्फ सर्कल्स में घूमते हैं, वो किसी नई दिशा में नहीं जाते। लेकिन ये बात उनको तब रियलाइज़ होती है जब उनके पास समय नहीं होता, जब उनके पास वो ऊर्जा नहीं होती। एक दिन चिंटू का बेटा उसी पेड़ के नीचे फ्लूट बजा रहा होता है जब उसका टीचर उसको देखता है और उससे पूछता है कि बेटा, तुम इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हो, तुम 15 अगस्त पे पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? और ये सुनकर चिंटू का बेटा बहुत एक्साइटेड हो जाता है, वो खुश हो जाता है। और तभी उसका टीचर उससे कहता है कि लेकिन जो तुम्हारी बांसुरी है एक बैम्बू की फ्लूट है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक नई फ्लूट खरीदो, एक स्टील फ्लूट। तुम 200 रुपये स्कूल लेकर आना, मैं तुम्हें एक नई बांसुरी दिला दूँगा। ये सुनकर चिंटू सोचता है कि 200 रुपये मेरी मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है और वो अपनी मम्मी को इतना बड़ा बर्डन नहीं देना चाहता। और ये सब चिंटू घटित होते हुए दिखता है। चिंटू का बेटा रोता हुआ घर जाता है, अपनी मम्मी को गले से लगाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना है। और ये सब होते हुए चिंटू देखता है। और ये सब सुनकर उसकी माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा, मुझे वो दिन देखना है। चिंटू को रियलाइज़ हो गया कि उसका जीवन भी उसी सर्कल पे आकर रुक गया है, उसी पॉइंट पे आकर रुक गया है जिस पॉइंट से ये सब शुरू हुआ था। चिंटू चीखने की कोशिश करता है, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नहीं सुन पाता सिवाय उस परी के। वो परी चिंटू से कहती है, चिंटू, मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो एक बैम्बू फ्लूट में और एक स्टील फ्लूट में क्या फ़र्क होता है। मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो मुंबई में घर खरीदना और किराए पे रहना में कितना फ़र्क होता है। मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो कि इस बात में फ़र्क है कि एक कार को ड्राइव करना है या फिर एक लग्जरी कार को ड्राइव करना है। डिफरेंस सिर्फ इतना है चिंटू, या तो तुम्हारा अपने जीवन पे कंट्रोल है या फिर तुम्हारा जीवन तुम पर कंट्रोल कर रहा है। ये सब कहकर वो परी चिंटू के हाथ में एक स्टील की फ्लूट थमाती है और चिंटू से कहती है कि चिंटू, उठ जाओ, समय हो गया है। अचानक से फ्लूट को पकड़ते ही चिंटू की आँख खुलती है और वो पाता है कि उसका बेटा उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। पापा, पापा उठो, पापा उठो, आप कब से लेटे हो, उठो। चिंटू अपनी आँख खोलता है और अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। वो अपने बेटे को पहचानता है, उसकी आवाज़ पहचानता है और उसको गले से लगा देता है। वो पाता है कि वो सच में मरा नहीं था, वो जीवित था, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। और जब वो उठता है वो खुद को और अपने अराउंड हर एक चीज़ को धन्यवाद बोलता है।